रात के अंधेरे ने लाहौर शहर को अपनी लपेट में ले रखा था, मगर जाविया शाह के आलीशान घर के अंदर वहद और सुनाटे का राज था। 3 माह पूरे 90 दिन और 90 रातें गुजारकर दहलीज पर वापस लौटा था, जिससे वह नफरत और इंतकाम की आग में जलता हुआ निकला था। एयरपोर्ट से सीधा घर आते ही उसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, एक ऐसा एहसास जो उसे बता रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। लाउंज की बत्ती जलाते ही उसका शक यकीन बदल गया। हर चीज अपनी जगह पर थी। शीशे की मेज गिर्द से पाक थी, सोफा पर कुशन सलीके से रखे थे, मगर घर की रूह गायब थी। वो वजूद जो इस बेजान मकान को घर बनाता था कहीं नजर नहीं आ रहा था। वानिया, उसने धीमे से पुकारा। आवाज में एक अनजाना सा खौफ था। उसकी आवाज खाली दीवारों से टकराकर वापस आई और उसके कानों में गूंजने लगी। उसका दिल किसी अनहोनी के खौफ से धड़कने लगा। वो दो दो सीढ़ियां एक साथ पलांगता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा। दरवाजा अध खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर सबसे पहले बेड पर गई, जो किसी फौजी के पेट की तरह बेशक था। ड्रेसिंग टेबल पर वानिया के रंग बिरंगी चूड़ियों और कॉस्मेटिक्स का नामो निशान तक था। उसने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। एक तरफ उसके महंगे सूट कतार में लटक रहे थे और दूसरी तरफ मुकम्मल खालीपन था। वालिया के कपड़ों की जगह सिर्फ चंद बेजान खाली हैंगर्स चूल रहे थे। एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाती हुई उतर गई। उसके जहन में वो रात किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उसके निकाह को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। एक ऐसा निकाह जिस पर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था। वो सारा से मोहब्बत करता था, एक मॉडर्न तेज तराज लड़की जो उसके बिजनेस सर्कल का हिस्सा थी, मगर उसके वालिद सिकंदर शाह ने खानदानी वकार और रवायात की आड़ में उसका निकाह अपने छोटे भाई की यतीम बेटे से कर दिया था। 18 साला वाया, जो इससे 6 साल छोटी थी, जो गांव के माहौल में पली बड़ी थी, सादा मासूम और हदरजा सहमी हुई। जावियार को उसकी यही मासूमियत सहल लगती थी। उसे लगता था कि इस लड़की ने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली है। निकाह के बाद वह 1 हफ्ते तक उससे ठीक से बोला तक नहीं। फिर एक रात जब उसके वालिदैन किसी अजीज की अयादत के लिए दूसरे शहर के हुए थे और घर में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था, तब जावियार के अंदर का हैवान जाग उठा। उसने वाया पर अपनी सारी नफरत, अपनी सारी महरूमी का गुस्सा उतार दिया। वो रोती रही, गिरगिराती रही, मगर उसने एक न सुनी। तुम मेरी बीवी हो और यह मेरा हक है, उसने हैवानियत से कहा। सुबह जब वह उठा तो वानिया फर्श पर बिखरी बेइज्जत पड़ी हुई थी। जावेद ने नफरत से उसकी तरफ देखा, अपना बैग उठाया और उसे उसी हाल में छोड़कर 3 माह के लिए लंदन चला गया, यह सोचे बगैर कि उसके इस इंतकाम का नतीजा क्या निकलेगा। उसने लड़ते हाथों से फोन निकाला और अपनी वालदा शाहिस्ता बेगम का नंबर मिलाया। 2 बेल्स के बाद ही फोन उठा लिया गया। हेलो, दूसरी तरफ से नींद में डूबी हुई आवाज उड़ी। अम्मी, पानिया कहाँ है? जावियार की आवाज में बेचैनी और सख्ती का इंतजार था। जावियार बेटा, तुम आ गए, खैरियत तो है? इतनी रात को पूछा। वानिया कहाँ है? वो घर पर नहीं है, उसका सारा सामान गायब है। उसने माँ की बात काट दी। दूसरी तरफ चंदों की गहरी खामोशी छा गई। फिर शाहिस्ता बेगम की आवाज आई, जो अब नींद से पाक और नफरत से भरी हुई थी। उस बेगैरत, बदकिरदार लड़की का नाम मत लो मेरे सामने। उसे इस घर से निकाल दिया गया है जहां उसकी जगह थी। जावेर के पैरों तले से जैसे जमीन खींच ली गई थी। निकाल दिया? क्यों? उसने क्या किया था? क्या किया था? अरे पूछो, क्या नहीं किया था? उसने शाहिस्ता बेगम झर खान लहजे में बोली थी। तुम्हारी पीठ पीछे ना जाने किसके साथ गुलछड़े उड़ाती रही है। जब अपने गुनाहों का बोझ पेट में लेकर फिरने लगी तो बेशर्मों की तरह हम पर इल्जाम धर दिया कि वो हमला है। वो तुम्हारे और हमारे खानदान के नाम पर एक धब्बा थी। हमने उसे धक्के देकर उस घर से निकाल दिया ताकि हमारी इज्जत महफूज रहे। हमला, यह लफ्ज सावियार के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। उसके कान साए साए होने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो रात, उसका इंतकाम, उसका नतीजा। वो बच्चा नहीं, वो वहशत से चीखा। उसकी चीख इतनी बुलंद थी कि शाहिस्ता बेगम फोन पर सहम गई। वो बदकिद नहीं थी अम्मी, वो मेरी बीवी है। उसने कोई गुनाह नहीं किया। वो बच्चा मेरा था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसके आखिरी अल्फाज एक धमाके की तरह थे, जिसने फोन की दूसरी तरफ मौजूद खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जावेर को लगा जैसे उसने सिर्फ एक जुमला नहीं बोला, बल्कि अपने ही खानदान के बनाए हुए झूठ
और मुनाफकत के महल की बुनियादों में बारूद भर दिया है। यह तुम क्या कह रहे हो जाविया? होश में तो हो? शाहिस्ता बेगम की आवाज में अब नफरत की जगह सदीद घबराहट और नाकाबिल यकीन हैरत नहीं ले ली थी। ये कैसे मुमकिन है? उस लड़की ने तो एक बार भी तुम्हारा नाम लेकर कसम नहीं खाई, बस रोती रही। जाविया के अंदर जब्त के सारे बंधन टूट गए। वो पागलों की तरह हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और अजियत के सिवा कुछ नहीं था। वो क्या नाम लेती मेरा? मैंने उसे इस काबिल छोड़ा ही कब था? मैंने तो उसके वजूद को ही मानने से इनकार कर दिया था। मैंने उसे अपनी नफरत की आग में जलाकर राख कर दिया था, अम्मी, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली थी। आप लोगों ने मुझे सारा से जुदा करके उस मासूम को मेरी जिंदगी की सूली पर चढ़ा दिया। मैंने उस रात उससे अपना इंतकाम ले लिया, उसे बताया कि वह मेरे लिए एक हकीर चीज से ज्यादा कुछ नहीं, और फिर उसे तर्कता हुआ छोड़कर चला गया। उसका हर लफ्ज शाहिस्ता बेगम के सीने में तीर की तरह लग रहा था। उनकी आंखों के सामने वाया का आंसुओं से भरा चेहरा घूम रहा था। उनके कानों में उसकी सिसकियां घुसने लगीं। उन्हें याद आया कि किस तरह सिकंदर शाह ने उस पर चीख चीख कर तोहमतें लगाई थीं, किस तरह उन्होंने खुद उसका बाजू पकड़कर उसे रात के अंधेरे में घर से बाहर धकेल दिया था। या अल्लाह, यह हमसे क्या गुनाह हो गया? शाहिस्ता बेगम की आवाज फोन पर ही टूट गई थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। अब रोने से क्या हसर है अम्मी? अब क्यों आंसू बहा रही है? आप लोगों ने मिलकर मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे का कत्ल किया है। आपने एक बेसहारा यतीम लड़की को, जो कि आपकी भतीजी थी, जमाने के कुत्तों के सामने फेंक दिया। कहाँ है वह मुझे पता है। वह कहाँ गई? जावेर दीवानों की तरह चीख रहा था। उसकी आवाज में इल्तिजा भी थी और धमकी भी। हमें सच में मालूम नहीं है बेटा। वो रात को यहाँ से गई तो फिर कभी पलटकर नहीं आई। हमने भी कोई खबर नहीं ली। जाविया ने गुस्से से फोन काट दिया। उसका दिल चाहा वो हर चीज को तोड़ फोड़ दे। उसका अपना वजूद उसे बोझ लग रहा था। उसकी नजरों में सारा का चेहरा घूमा, सारा जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। वो इसे 2 हफ्ते पहले ही ठुकरा चुकी थी। जब जाविया ने उसे लंदन से पुरजश होकर फोन किया था कि जो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ रहा है, तो सारा ने एक तंजिया कहकर लगाया था, जाविया डार्लिंग, तुम बहुत स्वीट हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकल हूँ। मेरे मंगेतर रेहान अब्बासी ने मुझे कल ही 1.5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की है। तुम प्लीज अपनी छोटी सी गांव की दुल्हन के साथ ही खुश रहो। मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं। एहसास हुआ था कि जिसको वो इश्क समझता था वो महज एक धोखा था, एक शराब था। उसे पहली बार अपने बाप का फैसला दुरुस्त लगा था कि वानिया जैसी सादा और खानदानी ही उसका घर बसा सकती थी। वो पछतावे की आग में जलता हुआ वाया से माफी मांगने, उसे अपनाने और नई जिंदगी शुरू करने का ख्वाब आंखों में सजाए वापस आया था। मगर यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि उसने वापसी के सारे रास्ते खुद ही जला दिए हैं। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा वाया, उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। चाहे मुझे इसके लिए जमीन आसमान एक करना पड़े, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं बदल गया हूं। अगले 3 साल जावेद शाह की जिंदगी पर जहन्नुम बनकर गुजरे। वो एक चलती फिरती लाश बन गया। दिन में वह अपनी कंपनी को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाता, एक बेरहम और सख्त बॉस के तौर पर मशहूर हो गया, लेकिन रातें वह जागकर उर्वानिया की तस्वीर को देखकर गुजारता। उसने मुल्क के बेहतरीन प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की खिदमत हासिल की। हर यतीम खाने, हर दारुमान में उसकी तलाश की, मगर वहानिया जैसे हवा में तहलील हो गई थी। उसके वालदेन भी अपने किए पर शर्मिंदा और खामोश थे। उनका हंसता बसता घर अब एक कब्रिस्तान के मालिक था, जहां हर कोई अपने पने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ था। फिर एक दिन उसे अपनी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी डील के सिलसिले में कराची जाना पड़ा। यह डील उसके करियर के लिए बहुत अहम थी। वो बेदिल से फ्लाइट में बैठा, खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि यह कामयाबी, यह पैसा, यह शहरत किस काम की, जब उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत ही नहीं थी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि कराची का यह सफर उसकी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान, सबसे बड़े इनाम का बायस बनने वाला था। कराची का कारपोरेट टावर अपनी पूरी आबूताब के साथ खड़ा था। जावेद शाह शीशे की दीवारों वाले वसी अरीस मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन खुली थी, मगर उसकी आंखें बेमकसद सामने दिख रही थीं। उसके बिजनेस पार्टनर मिस्टर अहमद
एक खुशी अखलाक और मिलनसार शख्स अपनी टीम को कुछ हिदायत दे रहे थे। जावेर को उनकी आवाज तो सुनाई दे रही थी, मगर उसके अल्फाज उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रहे थे। उसका दिमाग तो आज भी उसी तलाश में घूम था जो 3 साल पहले शुरू हुई थी। अचानक क्लास रूम के शीशे के दरवाजे के पार राहदारी से एक बच्ची की मासूम हंसी और खिलौनों की खनक की आवाज आई। जाविया ने गैर इरादी तौर पर उस तरफ देखा। राहदारी में एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र बम मुश्किल 2-2.5 साल हो गई, गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने अपने खिलौने वाले फोन पर किसी से बातें करने की अदाकारी कर रही थी। उसके बाल स्याह और घुंघरियाले थे जो उसके हर हरकत पर उछलते थे। उसकी आंखें मोटी मोटी और रोशन थीं, और जब वह हंसती तो उसके गालों पर गहरे डिंपल पड़ते थे। जावियार को लगा जैसे वक्त थम गया हो। एक नाकाबिल प्यार कशिश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो बच्ची उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो कौन थी वह नहीं जानता था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तड़प उठी कि वह उसे अपनी बाहों में बढ़ ले। वो अपनी जगह से उठा और जैसे किसी मामूल की तरह दरवाजे की तरफ पड़ा। उसे शीशे का दरवाजा आहिस्ता से खोला। बच्ची ने उसे देखकर खेलना बंद कर दिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, जिसमें दुनिया जहान की मासूमियत समाई हुई थी। हेलो प्रिंसेस, जावे ने खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। कई सालों बाद एक हकीकी मुस्कुराहट थी जो उसके होठों पर आई थी। उसकी आवाज में वह नरमी थी जो वह खुद भी भूल चुका था। बच्ची ने कुछ कहा नहीं, बस सर को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसे दिलचस्पी से देखती रही। इतने में मिस्टर अहमद भी उसके पास आ गए। अरे जावेर साहब, आप यहाँ सब ठीक है? फिर उन्होंने बच्ची को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह अमल है, हमारी एक बहुत ही मुक्ति और काबिल एम्प्लॉय की बेटी है। आज इसकी देखभाल करने वाली नहीं आई तो उसे मजबूरन अपने साथ ले आई है। बड़ी शरारती है यह। जाबेर की नजरें बच्ची पर से हट ही नहीं रही थी। अमल बहुत बहुत खूबसूरत नाम है, उसे तक तोरीबन सरगोशी में कहा था। उसने आगे बढ़कर बच्ची के घुंघरिया बालों पर हाथ फेरा। इस बार बच्ची झचकी नहीं, बल्कि अपना खिलौना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया, जैसे कह रही हो, आप भी बात करें। जा उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके साथ फिर खेलने लगा। वो भूल गया कि वो कौन है, कहाँ है और किस मकसद के लिए यहाँ आया था। उसे लगा जिसे उसकी जिंदगी की सारी कड़वाहट उस बच्ची की मासूमियत में घुल गई हो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, जाबेर ने कहा। जी बिल्कुल अपनी माँ पड़ गई, मिस्टर अहमद ने फकिया अंदाज में कहा। उसकी माँ वान्या हमारी कंपनी का हीरा है। इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारी अकेली अपनी बेटी को पाल रही है, और अपने काम में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत खुददार लड़की है। वांगी, यह नाम सुनते ही जावेर के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए, दुनिया में इस नाम की हजारों लड़कियां हो सकती है, यह महज एक इत्तेफाक है। उसने अपने बेचैन दिल को तसल्ली दी। वो मल से बातें कर रहा था, उसकी तोती जुबान के जवाबात पर हंस रहा था कि अचानक ऑफिस के अंदरूनी हिस्से का दरवाजा खुला और एक आवाज आई, अमर बेटा, यहाँ अंकल को तंग तो नहीं कर रही? चले मेरे साथ। आवाज अधूरी रह गई सामने। जावेद शाह को अपनी बेटी के साथ घुटनों के बल बैठे खेलते देखवाने के जिस्म से जान निकल गई। वो वहीं साइत हो गई। उसकी आंखें खौफ और नाकाबिले यकीन हैरत से फैल गईं। वो बदल गई थी, मगर जावियार उसे हजारों में पहचान सकता था कि वही वानिया थी। मगर अब उसकी आंखों में वह 18 साल वाली सहम और खौफ नहीं था, बल्कि वक्त की ठोकरों से पैदा होने वाली एक चट्टान जैसी सख्ती और खुद एतमादी थी। जावे भी उसे देखकर जैसे पत्थर का हो गया था। 3 साल उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, और वो उसे यहाँ इस तरह मिलेगी, इसको वहमो गुमान में भी नहीं था। एक लम्हे को दुनिया की हर आवाज, हर हरकत थम गई। सिर्फ 2 जोड़ी आंखें थीं जो एक दूसरे में माजी हाल और मुस्तकबिल तलाश कर रही थी। वाया को जैसे होश आया, उसकी आंखों में खौफ की जगह जदीद नफरत मिलने लगी। उसने तेज कदमों से आगे बढ़कर अमल को जावियर की बाहों से तकरीबन छीन गया। वाया जावियर की जुबान से सिर्फ यही एक लफ्ज अदा हो सका। वनिया ने उसे ऐसे देखा जैसे वह हवा को देख रही हो। उसने एक लफ्ज कहे बगैर बच्ची को अपने सीने से भेजा और तेजी से उल्टे कदमों मुड़ी और दफ्तर से बाहर की तरफ भागी। तानिया रुको, खुदा के लिए रुको, मेरी बात तो सुनो। जावियार उसके पीछे चीखता हुआ भागा, मगर वो बिजली की किसी तेजी से कॉरिडोर पार करती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और नजरों से ओझल हो गई। जावियार वहीं कॉरिडोर के बीच में खड़ा रह गया। उसकी दुनिया एक बार फिर घूम रही थी। वो मिल गई थी, वह जिंदा थी और वह छोटी सी बच्ची अमल उसकी बेटी थी।
उसकी अपनी बेटी। जाबेर साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? वो लड़की कौन थी? मिस्टर अहमद भागते उसके पास आए। उनके चेहरे पर शदीद परेशानी और तजस्सुस के तासुरात थे। जाबेर ने अपने हवास मुस्तमा करने की कोशिश की, जो बिखर चुके थे। उसने मिस्टर अहमद के कंधों को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में एक जुनून था। अहमद साहब, बानिया। उसका पूरा नाम क्या है? उसका एड्रेस क्या है? मुझे अभी इसी वक्त उसकी फाइल चाहिए। उसके लहजे में ऐसी शिद्दत और हक था कि मिस्टर अहमद बिना कोई सवाल के फौरी तौर पर अपने ऑफिस मैनेजर के केवन की तरफ आ गए। 2 मिनट के अंदर वानिया की पर्सनल फाइल गवार के हाथ में थी। उसने लड़ते हाथों से फाइल खोली। नाम वानिया सिकंदर। मालिक का नाम सिकंदर शाह। नेम्बा पढ़ते हुए जावियार को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक और जर्ब लगाई हो। उसके वालिद का नाम सिकंदर शाह था और वानिया के वालिद का नाम भी। मगर वही तो यतीम थी। शायद उसने अपने चाचा का नाम भी लिखवाया हो। मगर फिर उसकी नजर एड्रेस पर पड़ी। कमरा नंबर 204 अल्सा वुमेन हॉस्टल, तारिक रोड। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। अहमद साहब, यह डील आपके लिए। सारे पेपर साइन समझे। मीटिंग फिर कभी कर लेंगे। एक यह कर फाइल हाथ में लिए लिफ्ट की तरफ भागा। वो दीवानावार गाड़ी चलाता हुआ तारे 2 की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिमाग बैक व हजारों सिम्बतों में सोच रहा था। वो जिंदा है, वो ठीक है। और अमन, उसकी बेटी, वो कितनी प्यारी है। वो बिल्कुल उस पर गई है। वही आंखें, वही बाल। मगर वानिया, उसकी आंखों में जो नफरत उसने आज देखी थी, उसे जलाकर राख कर देने के लिए काफी थी। 15 मिनट में वह हॉस्टल की सादा सी इमारत के सामने था। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और गेट की तरफ पड़ा। बूढ़े चौकीदार ने उसे वहीं रोक लिया। किससे मिलना है साहब बहादुर? मुझे बानिया सिकंदर से मिलना है। कमरा नंबर 204। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया साहब। और वैसे भी हम किसी मर्द को अंदर जाने की इजाजत देते। अब कल आइएगा, चौकीदार ने बेनियाजी से कहा। जाविया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसे पैसों का लालच दिया, मगर वह टस से मस्त ना हुआ। हारकर जाविया वापस अपनी गाड़ी में आ बैठा। अब उसके पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। वक्त पर लगाकर उड़ने लगे, शाम ने अपने पर फैलाए। पर रात की सही ने हर चीज को डांप लिया। मगर वानिया बाहर नहीं आई। जावेर वहीं बैठा रहा, भूख और प्यास से बेनियाज। उसके दिल में उम्मीद और खौफ की मिलीजुली कैफियत थी। उम्मीद इस बात की कि वो अब उसकी पहुंच में है, और खौफ इस बात का कि कहीं वह उसे देखकर यहां से हमेशा के लिए गायब ना हो जाए। तकरीबन रात के 9 बजे हॉस्टल का छोटा गेट खुला और वान्या बाहर आई। शायद वो करीब की दुकान से अमल के लिए दूध लेने आई थी। उसने सर पर गहरे नीले रंग का दुपट्टा अच्छी तरह लपेटा हुआ था। उसकी चाल में एक अजीब सी अजलत थी। जैसे ही उसकी नजर जावियार की गाड़ी पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। एक लंबे के लिए उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ा। वो फौरन वापस मुड़ने लगी। जाफियार यह मौका खोना नहीं चाहता था। वो बिजली किसी तेजी से गाड़ी से निकला और भागकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वानिया, खुदा के लिए भागो मत, सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। वानिया ने नफरत और हकारत से भरी नजरों से उसे देखा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सरतम लहरी थी जो किसी भी जिंदा इंसान को जमा दे। हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। मिस्टर जवार शाह, उसे जवार का पूरा नाम इतने अजनबीपन से लिया कि जवार का दिल कटकर रह गया। ऐसा मत कहो वानिया, मैं जानता हूं मैं गुनाहगार हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मैं आपने जुल्म नहीं किया, वानिया ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज पाट और बेतासुर थी। आपने मेरी रूह का कत्ल किया है। आपने मेरी शिनाख्त को मुसीक कर दिया। अब क्या लाने आए हैं आप? क्या मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में जो यह चंद लम्हों का सुकून है, उसे भी बर्बाद करना चाहते हैं? अमल जाविया ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो मेरी भी बेटी है, मुझे उससे मिलने का हक है। यह सुनना था कि वानिया के जब्त का पैमाना लबड़े हो गया। हक? कौन सा हक? कहाँ था आपका यह हक जब आप ही के बाप ने मुझ पर बदकिरदारी की तोहमत लगाई थी? कहाँ था यह हक जब आपकी माँ ने मुझे आधी रात को धक्के देकर घर से निकाल दिया था? कहाँ थे आप जब मैं सड़कों पर भटक रही थी, जब मैंने दारुलमान में पनाह ली थी? कहाँ थे आप जब आपकी बेटी इस दुनिया में आई और इसके कान में अजान देने वाला कोई मर्द मौजूद नहीं था? आज 3 साल बाद आपको अपना हक याद आ गया। उसका हर सवाल जवार के सीने पर एक हथौड़ी की तरह लग रहा था। उसके पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा था। मेरे रास्ते से हट जाए, वानिया ने सरजे में कहा
और उसके पास से गुजर कर जाना चाहा। जवार ने बेख्तियार उसका बाजू पकड़ लिया। प्लीज वानिया, मुझे एक मौका दो। खबरदार। वानिया ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। उसकी आंखों से चंगारियां निकल रही थीं। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। जिस हाथ से तुमने मेरी इज्जत को पामाल किया था, उस हाथ से मुझे छूने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आइंदा अगर तुम मेरे या मेरी बेटी के 10 फीट के दायरे में भी नजर आए तो मैं चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। यह कहकर वो तेज कदमों से चलती हॉस्टल के गेट के अंदर गायब हो गई थी। गेट उसके पीछे बंद हो गया। जवार वहीं सड़क पर अकेला खड़ा रह गया था। आज पहली बार उसे अपनी गलती की संगीनी कार, अपने जुर्म की गहराई का सही मानों में एहसास हुआ था। उसे सिर्फ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की थी, उसे एक जीती जागती हंसती बोलती रूह को एक पत्थर में तब्दील कर दिया था। हॉस्टल का छोटा सादा सा कमरा वाया के लिए उसकी पूरी कायनात था। एक तरफ छोटी सी अलमारी, एक तरफ बिस्तर जिस पर अमल गुलाबी कंबल ओढ़े मासूमियत की नींद सो रही थी। वह एक छोटी सी मेज कुर्सी, लवार से उस झड़प के बाद वालिया जब कमरे में वापस आई तो उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और बिस्तर पर अपनी बेटी के पास बैठ गई। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। जवार का सामना उसके माजी के उन तमाम जख्मों को क्रेत कर रख दिया था जिस पर वक्त ने बड़ी मुश्किल से मरहम की एक पतली सी तह चढ़ाई थी। उसकी आंखों के सामने वह सारा मंजर किसी डरावने ख्वाब की तरह दोबारा जिंदा हो गया। स्या रात जब जवार ने अपनी हैवानियत का मुजाहरा किया था, उसके बाद वाली सुबह कयामत से कम न थी। वानिया को लगा था जैसे वह मर चुकी है, बस उसकी सांसें चल रही थी। सवार के जाने के बाद वो घंटों फर्श पर पड़ी रोती रही। जब कुछ हफ्तों बाद उसे अपने अंदर एक नई जिंदगी की आहट महसूस हुई तो वह खौफ और उम्मीद के मिले जुले जज्बात का शिकार हो गई। एक तरफ यह खौफ था कि जवार उसे और उसके बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा, तो दूसरी तरफ दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी उम्मीद थी कि शायद अपने बच्चे का सुनकर उसका पत्थर दिल मोम हो जाए। मगर उसकी उम्मीद उस दिन चकनाचूर हो गई जब उसने डरते डरते अपनी सास शास्ता बेगम को इस बारे में बताया। शास्ता बेगम ने यकीन करने की वजह से ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। शाम को जब सिकंदर शाह घर आए तो एक तूफान बरपा हो गया। किसका गुनाह अपने पेट में पाल रही हो? बेहया लड़की उसके चाचा और ससुर सिकंदर शाह दहाड़े थे। हमारे बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। वह तो मुल्क में भी नहीं है। अब्बा जी, खुदा का वास्ता मेरी बात का यकीन करें, यह जवार का ही बच्चा है। उनके कदमों में गिरकर रोती रही, कुरान पाक की कस्में खाती रही, मगर उन लोगों ने जिन्होंने उसे बेटी की तरह पाला था, एक लम्हे में उसे पराया कर दिया। उनके लिए उनकी छूट, झूठी शान और माशरे में उनका मकाम एक यतीम लड़की की इज्जत से ज्यादा अहम था। उस रात बारिश हो रही थी जब शाहिस्ता बेगम ने उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के मरकजी दरवाजे तक लाई। निकल जा हमारे घर से, बदकिरदार, आज से हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। दरवाजा उसके मुंह पर एक जोरदार धमाके से बंद हो गया था। 18 साल की वो लड़की जिसके सर पर माँ बाप का साया भी नहीं था, आधी रात को बारिश में बीती सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो चलती रही, बेमकसद बेसिमत। फिर एक कार उसके पास आकर रुकी जिसमें एक हमदर्द खातून निकली और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। अगले दिन उसे दारुल-मान छोड़ आई। दारुल-मान की जिंदगी किसी जेल से कम न थी। हर तरफ दुख तकलीफ और टूटी हुई औरतें थीं। मगर वही वानिया ने खुद को दोबारा जोड़ना सीखा। उसने अपने होने वाले बच्चे को अपनी ताकत बनाया। उसने अपनी अधूरी तालीम दोबारा शुरू की। फिर वो दिन आया जब उसकी गोद में चांद का टुकड़ा अमल आई। उसे देखकर वह अपनी सारे गम भूल गई। अमल उसकी जिंदगी की वाहिद उम्मीद बन गई। कुछ महीने वहां गुजारने के बाद उसने हिम्मत की और नौकरी तलाश करना शुरू की। अपनी काबिलियत की बना पर उसे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नी के तौर पर नौकरी मिल गई। उसने फैसला कर लिया था कि उस शहर में एक पल भी नहीं रह गई जहां की हर गली हर मोड़ उसकी रुसवाई की दास्तान सुनाता था। उसे कंपनी से दरख्वास्त करके अपना ट्रांसफर कराची करवा लिया। आज जावियार को दोबारा अपनी जिंदगी में देखकर उसे लगा जैसे वो फिर से उसी दौराहे पर आ खड़ी हुई है। वो डर गई थी। वो जानती थी कि जावियार शाह कितना बाअसर और ताकतवर है। अगर वह चाहे तो कानून की मदद से उससे अमल को छीन सकता था। वो अमल के बगैर जीने का तसव्वुर, यह तसव्वुर ही वानिया की रूह फना कर देने के लिए काफ़ी था। नहीं, उसे सोते हुए अमल के माथे पर बूसा देते हुए सरगोशी की।
मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भी दूर नहीं जाने दूंगी। मेरी जान, मैं उस शख्स का साया भी तुम पर नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं। उसने अपने आंसू गूंजे और अपने अंदर एक नई हिम्मत मुस्तमा की। अगली सुबह जब वह अमल को से केयर छोड़ने के बाद दफ्तर जाने के लिए हॉस्टल से निकली तो जावेर की गाड़ी वहीं खड़ी थी। वो रात भर वहीं खड़ा रहा था। एक लम्हे के लिए वानिया के कदम डकने गए, फिर उसने अपने चेहरे पर सख्ती का नकाब चढ़ाया, उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और एक रिक्शा पकड़कर दफ्तर की तरफ रवाना हो गई। उसे एहसास हो गया था कि यह जंग लंबी चलेगी और उसे इस जंग के लिए खुद को तैयार करना होगा। जावेद शाह ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी शिकस्त और बेबसी महसूस नहीं की थी। पैसा, ताकत, कामयाबी सब उसके कदमों में था, मगर आज वह एक औरत के सामने बेबस खड़ा था, जिससे वह उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज भीख में मांग रहा था, माफी और एक मौका। वो हर रोज एक ही मामूल पर अमल करता। सुबह वानिया के दफ्तर जाने से पहले उसके हॉस्टल के बाहर पहुंच जाता और शाम को उसके वापस आने तक वहीं इंतजार करता। उससे बात करने की कोशिश नहीं करता था, बस दूर से उसे एक नजर देख लेता। वह रोज अमल के डीगियर सेंटर के बाहर भी खड़ा होता, छुपकर अपनी बेटी को खेलते हुए देखता। उसे खेलते हुए देखना जावियार के लिए एक एक ही वक्त में सुकून और अजियत का बैस था। सुकून इस बात का कि वो उसकी आंखों के सामने थी, और अजियत इस बात की कि उसे अपने सीने से भी नहीं लगा सकता था। वह उसकी इस खामोश मौजूदगी से बुरी तरह तंग आ चुकी थी। उसे लगता था कि जैसे वह हर वक्त किसी की नजरों पर है। उसने मिस्टर अहमद से शिकायत भी की, जिस पर मिस्टर अहमद ने जावेर को समझाने की कोशिश की, मगर जावेर ने साफ कह दिया कि यह उसका जाती मामला है और वो उसे खुद ही हल करेगा। एक शाम जब वानिया अमल को डी केयर से लेकर वापस आ रही थी तो अचानक मौसम ने पलटा खाया। आसमान पर काले बादल छा गए और देखते ही देखते मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया और कोई रिक्शा या टैक्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वाह और अमल एक बस स्टॉप के शेड के नीचे खड़े थे, मगर बारिश 3 की तेज बौछार उन्हें भुगो रही थी। अमल ठंड से कांपने लगी थी और रोने वाली थी। अचानक एक चमकती हुई स्याह गाड़ी उनके पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ, अंदर जवार बैठा था। गाड़ी में बैठ जाओ वानिया, अमल बुरी तरह भीग गई है, इसे नमो हो जाएगा। उसकी आवाज में फिक्र और इल्तजा थी। वानिया ने अफराद से मुंह फेर लिया। हमें आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, खुदा के लिए जिद मत करो। जावेर गाड़ी से बाहर निकल आया, बारिश में उसके सामने खड़ा हो गया। वो खुद भी बुरी तरह भीग रहा था। अपनी दुश्मनी में एक मासूम बच्ची की सेहत को दांव पर मत लगाओ। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें हॉस्टल के दरवाजे पर उतार कर चला जाऊंगा। मैं तुमसे एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। अमल ने जोर से चीख मारी। यह चीख बानिया के दिल पर लगी। वो एक माँ थी और इस वक्त उसकी ममता उसकी नफरत पर गालिब आ गई। वो खामोशी से अमल को लेकर गाड़ी के पिछली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर गाड़ी में एक अजीब सी भोजल खामोशी तारी हुई। जवार बैक व्यू मिरर से बार बार अमल को दिख रहा था। जब सर्दी की वजह से अपनी माँ की गोद में दुबक कर सो गई थी। हॉस्टल से कुछ दूरी पर जवार ने गाड़ी एक निस्बतन सुनसान गली में रोक दी। तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? वादा किया था तुमने, वानिया ने घबराकर कहा। उसका हाथ हिफाजती उमदाद में सोते ही अमल पर था। मैं फादा नहीं तोड़ूंगा। सवार ले इंजन बंद किए बगैर मुड़कर उसे देखा। बारिश के कतरे अब भी उसके चेहरे और बालों से टपक रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों तकलीफ पहुंचाई। मैं सारा नामी लड़की से मोहब्बत करता था। यह शायद मैं उसे मोहब्बत समझता था। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता वहां नहीं होने दिया और मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी सारी महरूमियों का गुस्सा तुम पर निकाल दिया, मगर जब मैं लंदन गया तो उसी सारा ने मुझे पैसों के लिए ठुकरा दिया। उससे किसी और से शादी कर ली। उस दिन मुझ पर हकीकत खुली कि मैं कितने बड़े धोखे में था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक सिराब के पीछे भागते हुए एक हीरे को ठुकरा दिया है। वाया खामोशी से उसकी कहानी सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मैं जानता हूँ कि यह कोई जवाज नहीं है। मेरे गुनाह किसी भी वजह से कम नहीं हो सकते, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं बदल गया हूँ। वो जवार मर चुका है जिसने तुम्हें अजियत दी थी। अब जो तुम्हारे सामने है वह सिर्फ एक पछतावे में जलता हुआ बाप है जो अपनी बेटी की एक झलक के लिए तरसता है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बेटी से नफरत मत करवाना। उसकी आवाज़ आंखों में डूब गई थी। वानिया ने जिंदगी में पहली बार जवार शाह को इस तरह टूटते और रोते हुए देखा था।
उसके दिल में नफरत का जो लावा पक रहा था वो एक लम्हे के लिए ठंडा पड़ गया, मगर जख्म इतने गहरे थे कि किसी के आंसू उन्हें बन नहीं सकते थे। आपकी कहानी बहुत दुख भरी है मिस्टर शाह, उसने तल्खी से कहा, मगर मेरी कहानी में तो कोई सारा नहीं थी। सिर्फ एक जालिम शौहर था जिसने मुझे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। आपकी वजह से मैं दर बदर भटकी, अपनी बेटी को बाप का नाम देने से कासिर रही। आप एक मौका मांग रहे हैं, आपने तो मुझसे मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। यह कहकर वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर अमल को संभालती हुई उरी और तेज कदमों से बारिश में चलती हुई हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। जाविया उसे जाता देखता रहा। वो जानता था कि यह रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है, मगर आज पहली बार उसे लगा था कि वानिया ने उसकी बात सुनी है और शायद शायद उम्मीद की कोई किरण अभी बाकी थी। सवार को यह समझने में देर न लगी कि वानिया को रवायती तरीकों से नहीं मनाया जा सकता। वो एक गैर मामूली तौर पर खुददार और मजबूर औरत बन चुकी है, जिसे ना पैसे का लालच था और ना ही किसी सहारे की जरूरत। वो अपनी और अपनी बेटी की दुनिया खुद बनाने की अहल थी। अब जवार को कुछ ऐसा करना था जो सिर्फ उसको नहीं बल्कि अमल की जिंदगी में भी मुस्बत तब्दीली लाए और वानिया को उसे कबूल करने पर मजबूर कर दे। उसने कराची के एक पोश इलाके में खूबसूरत और कुशादा घर खरीदा। यह उसका जाती घर था, जहां उसके खानदान का कोई अमल दखल नहीं था। घर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी, खास तौर पर बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले एरिया और एक खूबसूरत बगीचा भी था। उसके बाद उसने मिस्टर अहमद से राब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि उसका एक पैगाम वानिया तक पहुंचा दे। मिस्टर अहमद ने वानिया को अपने दफ्तर में बुलाया। वाया बेटा, मैं जानता हूँ यह आपका जाती मामला है, मगर जवार साहब ने मुझे एक पैगाम देने को कहा है। वाया ने नागवारी से मुंह बनाया। सर, मैंने आपसे कहा था, बस एक बार सुन लो। मिस्टर अहमद ने उसे टोका। उनका कहना है कि वह तुमसे कोई हक नहीं जता रहे हैं। वो सिर्फ अपनी बेटी को एक बेहतर और महफूज माहौल देना चाहते। हॉस्टल की जिंदगी एक बच्ची की परवरिश के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने कराची में एक घर खरीदा है। वह चाहते हैं कि तुम और अमल वहां मुंतकिल हो जाओ। घर बहुत बड़ा है। तुम लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहोगे और वो खुद फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे। वो तुम्हारी जाती जिंदगी में कोई मुदाखिलत नहीं करेगा। तुम दोनों एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रहोगे, लेकिन कम से कम अमल को एक बाप का साया, एक घर की चार दीवारी मुयस्सर आएगी। वानिया ने जब यह सुना तो उसके जहन में पहला ख्याल इनकार का ही आया। उस शख्स के साथ एक घर में कैसे रह सकती थी जिसने उसकी रूह को जख्मी किया था। मगर फिर उसने अमल के बारे में सोचा। हॉस्टल का छोटा सा कमरा, मुश्तलका बाथरूम और हर वक्त की पाबंदियां। अमल बड़ी हो रही थी। उसे खेलने के लिए खुली जगह चाहिए थी। एक पुरस्कून माहौल चाहिए था। जवार की पेशकश गैर मताका और अजीब थी, मगर उसमें अमल की भलाई थी। उसे बीवी के तौर पर नहीं बल्कि अपनी बेटी की मां के तौर पर एक महफूज छत फराहम कर रहा था। कई दिन तक शदीद जहनी कशमकश का शिकार रही। वो रातों को जागती रहती और इसी पेशकश के मुस्बत और मुनफी पहलुओं पर गौर करती। आखिरकार उसकी ममता जीत गई। उसने अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी आना और अपने माजी के दर्द को बसे पुश्त डालने का फैसला किया। उसने मिस्टर अहमद के जरिए जवार को अपना जवाब बजवाया, मगर अपनी सख्त शरायत के साथ, मैं वहां सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी अमल की वजह से आ रही हूँ। आप मुझसे किसी भी किस्म की गैर जरूरी बातचीत या राब्ता रखने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अमल से रोजाना सिर्फ 1 घंटा मिल सकते हैं, वो भी मेरी मौजूदगी में। आप मेरे किसी भी जाती मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और सबसे अहम बात, आप मुझे कभी भी किसी भी तरह यह याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमारा कोई रिश्ता भी है। अगर इनमें से एक भी शर्त तोड़ी गई तो मैं उसी वक्त वो घर छोड़ दूंगी। जवार ने बगैर किसी बहस के उसकी तमाम शराय कबूल कर ली। अगले हफ्ते वानिया और अमल उसने घर में मुंतकिल हो गई। घर उनकी तौकियात से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। वानिया को एक लम्हे के लिए यकीन न आया कि यह सब हकीकत है। जवार अपने वादे का पक्का निकला। वो सुबह सवेरे काम पर चला जाता और रात को देर से लौटता कि वानिया और अमल सो चुकी होती। अगर कभी गलती से उनका आमना सामना हो भी जाता तो वो नजरें झुकाकर सलाम करता और अपने हिस्से की तरफ बढ़ जाता। उसने वाया की जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं की, मगर वह खामोशी से दूर रहकर उसका ख्याल रखता था। कभी किचन के काउंटर पर उसकी पसंद की चॉकलेट्स रखी मिलती
तो कभी अमल के कमरे में नए खिलौनों का डे नजर आता। वो यह सब कुछ इस तरह करता कि वानिया को उस पर एहसान ना लगे, बल्कि यह घर की जरूरत महसूस हो। वानिया यह सब तब्दीलियां महसूस कर रही थी। उसने देखा कि जवार अब्बू मगरूर और बदमाश शख्स नहीं रहा था जिसे याद था। वो एक बदला हुआ, खामोश और पछतावे में डूबा हुआ इंसान था। उसके दिल में जमी नफरत की बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी थी, मगर वह अभी भी अपने खौफ और वसवसों के बनाए हुए खौल से बाहर आने को तैयार ही नहीं थी। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर उनके दरमियान अब भी मीलों की दूरियां और खामोशी की एक ऊंची दीवार हाय थी। वक्त बेहतरीन मरहम होता है, और यह मरहम अब आहिस्ता आहिस्ता अपना काम दिखा रहा था। घर का माहौल पहले की तरह मोजल और तनाव भरा नहीं रहता था। अमल इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह थी। वो अब जवार से काफी घुल मिल गई थी। वो उसे बाबा तो नहीं कहती थी, मगर अपनी तोती जुबान में उसे जू कहकर पुकारती थी, और जवार के लिए यही लफ्ज दुनिया की सबसे बड़ी दौलत था। वो रोज शाम को एक गेंडा उसके साथ बगीचे में खेलता, उसे झूले देता, उसके साथ तितलियां पकड़ता। पानिया अक्सर लाउज की खिड़की से उन्हें देखती रहती। अपनी बेटी को बाप के साथ इस तरह खुश देखकर उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर जाती, मगर साथ ही साथ एक अनजाना सा खौफ भी उसे घेरे रखता कि कहीं यह खुशी आरजे ही ना हो। जवार ने कभी अपनी हद से तजावुज करने की कोशिश नहीं की। वो वानिया से सिर्फ अमल के बारे में बात करता, उसकी सेहत, उसकी पढ़ाई, उसकी ज़रूरतें, मगर उसकी आंखें सब कह देती थीं। उनमें वानिया के लिए इज्जत, पछतावा और एक गहरी खामोश मोहब्बत थी, जिसे वानिया पढ़ तो सकती थी, मगर तस्लीम करने से डरती थी। एक रात तकदीर ने उन्हें करीब लाने का एक और मौका फराहंगम किया। अमल को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया। वो रात भर बेचैनी से रोती रही। वानिया ने उसे दवाई दी, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, मगर बुखार 103 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अकेली, परेशान और बेबस महसूस कर रही थी। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने जवार खड़ा था। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी और फिक्रमंदी के आसार थे। क्या हुआ अमल को? मैंने उसके रोने की आवाज सुनी। वो ठीक तो है? उसे बहुत तेज बुखार है, कोई कमी नहीं हो रहा। वानिया की आवाज में बेबसी और थकन थी। जवार ने आगे बढ़कर अमल के तपते हुए माथे पर हाथ रखा। उसका जिस्म आग की तरह जल रहा था। हमें इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। देर मत करो या, उसने एक लम्हा भी जाया किए हुए कहा। उसने अलमारी से एक गर्म कंबल निकाला, सोती हुई अमल को एहतियात से उसमें लपेटा और उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। वान्या भी अपना पर्स और दुपट्टा संभालती। इसके पीछे अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर ने बताया कि यह फॉरेन इन्फेक्शन है और बच्ची को कमजोरी की वजह से ड्रिप लगानी पड़ेगी। इसे उसे कुछ घंटों के लिए एडमिट करना पड़ेगा। वो पूरी रात वो दोनों छोटे से अस्पताल के कमरे में अमर के बिस्तर के पास बैठे रहे। उन्होंने मिलकर उसकी देखभाल की। कभी जब डॉक्टर को बुलाने भागता तो कभी वाइया उसके हाथ पांव सहलाती। इस मुश्तका परेशानी और खौफ ने उनके दरमियान मौजूद असफियत की दीवार को गिरा दिया था। उस रात उन्होंने बरसों बाद पहली बार एक दूसरे से दिल की बात की। जवार ने उसे बताया कि इन 3 सालों में वह हर पल कैसी एक अजियत में जीता रहा, किस तरह उसका हर दिन वाई की तलाश करने की नाकाम उसने कोशिश की। वानिया ने अपनी मुश्किलात का जिक्र तो नहीं किया, मगर वह खामोशी से उसकी बातें सुनती रही, उसके दर्द को महसूस करती रही। सुबह के करीब जब ड्रिप खत्म होने के बाद अमन की हालत कुछ बेहतर हुई और वह गहरी नींद सो गई, तो वानिया भी थकन से चूर होकर पास पड़े सोफे पर ही टेक लगाकर बैठ गई। ना जाने कब उसकी आंख लग गई। जवार उसे देखता रहा। नींद में उसका चेहरा कितना पुरस्कून और मासूम लग रहा था, बिल्कुल उसी 18 साला बानिया की तरह जिससे वह पहली बार मिला था। उसने अपनी जैकेट उतारी और बहुत एहतियात से उसके ऊपर डाल दी ताकि उसे ठंड ना लगे। जब वाया की आंख खुली तो सुबह की पहली किरण कमरे में फैल रही थी। उसे खुद पर जवार की जैकेट देखी। जवार सामने कुर्सी पर बैठा था और उसका सर दीवार से टिका हुआ था। वह भी सो रहा था। उसके चेहरे पर रात भर की जागने की थकनवाज थी। वाई ने उसे इस तरह बेखबर सोते हुए देखा और पहली बार उसे उस शख्स से नफरत या गुस्से की बजाय एक अजीब सा तरस और अपनायत का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद हर इंसान गलती करता है, मगर हर किसी को सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए।
अस्पताल के उस वाक्य ने उनके रिश्ते में एक खामोश इनकलाब बर्पा कर दिया था। अब वह अजनबी नहीं थे, वह दो ऐसे लोग थे जिन्होंने मिलकर एक मुश्किल रात काटी थी, एक दूसरे की कमजोरी और ताकत को करीब से देखा था। घर का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा खुशगवार और पुरस्कून था। वो अक्सर रात के खाने पर इकट्ठे होते और अमल की दिन भर की शरारतों पर हंसते थे। गवार ने कभी भी वाया पर कोई हक जताने की कोशिश नहीं की, मगर उसका हर अमल, हर नज़र उसकी बेपनाह मोहब्बत और एहतराम की गवाही दे दी थी। एक दिन जहर जब दफ्तर से घर लौटा तो वह कुछ परेशान नजर आ रहा था। उसी तरह उसकी वालदा का फोन आया था। उनकी आवाज में शदीद घबराहट और रोना आद था। सवार बेटा, तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। बस एक बार तुमसे बहू से और अपनी पोती से मिलना चाहते हैं। उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा। गवार का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अपने वालिद की बीमारी की खबर ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसने पिछले 3 सालों से अपने वालदैन से सिर्फ फोन पर ही राब्ता रखा था, उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी। वो इनसे नाराज था, मगर उसके वालदैन थे। उसने हिम्मत जमा की और सीधा वानिया के पास गया, जो लाउंज में अमल को स्कूल का होमवर्क करवा रही थी। वानिया, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ संजीदा थी। वानिया ने अमल को उसकी आया के साथ कमरे में भेजा और सवालिया नज़रों से जवार को देखने लगी। मेरे वालिद, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। जवार ने हिचकिचाते हुए कहा, उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो हम सबसे मिलना चाहते हैं, तुमसे और अमल से। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यह सुनते ही वानिया का रंग हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वापस उसी घर में जाना, उन लोगों का सामना करना जिन्होंने उसकी इज्जत और वजूद को सरेआम नीलाम किया था। यह सोचकर उसकी रूह कांप गई। नहीं, मैं वहां कभी वापस नहीं जा सकती, कभी नहीं। उसने साफ और 2 टटोक लहजे में इनकार कर दिया। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत और दर्द की परछाइयां लौट आई थीं। मैं जानता हूँ मानिया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। जवार उसके करीब आकर सोफे पर बैठ गया था। और खुदा की कसम, मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी मजबूर नहीं करूँगा। तुम जो फैसला करोगी मुझे कबूल होगा, लेकिन वह मेरे वालिद हैं और अमल के दादा, वो मर रहे हैं। मानिया अपने गुनाहों का बोझ लिए इस दुनिया से नहीं जाना चाहते। प्लीज, मेरे लिए नहीं, उनके लिए भी नहीं, सिर्फ इंसानियत की खातिर, सिर्फ अमल की खातिर। उसे अपने दादा दादी से मिलने का हक है। वनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरी सोच में डूब गई। एक तरफ उसका जख्मी माजी था, उसकी टूटी हुई अना थी, और दूसरी तरफ एक मरता हुआ इंसान और एक मासूम बच्ची का अपने खानदान से जुड़ने का हक। उसके अंदर एक तूफान बड़पा था। उन लोगों से कभी नहीं मिलना चाहती थी, मगर सवार की बात में सच्चाई थी। अमल का उस सब में क्या कसूर था? काफी देर की अजतनाक खामोशी के बाद उसने गहरा सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठाने जा रही हो। ठीक है, उसकी आवाज सरगोशी की तरह निकली थी, मैं चलूंगी, मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी अमल की खातिर। अगले दिन वह तीनों लाहौर के लिए रवाना हुए। जब उनकी गाड़ी उसी पुराने घर के पहुंच में रुकी तो वानिया का दिल हलक में आ गया। हर चीज वैसी ही थी, मगर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। शाहिस्ता बेगम ने रोते हुए दरवाजा खोला। वानिया को और उसकी गोद में अमल की शक्ल में अपनी पोती को देख वो खुद पर काबू ना रख सकी और वानिया के कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, हम अंधे हो गए थे, बहरे और गूंगे भी हो गए थे। हमने तुम पर जो जुल्म किया उसकी माफी तो खुदा भी नहीं देगा। अंदर कमरे में सिकंदर शाह बिस्तर पर लेटे हुए थे। वो चंद सालों में ही बूढ़े और कमजोर हो गए थे। पानिया को अमल के साथ देखकर उनकी आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली थी। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। हमें माफ कर दो बहू, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमने अपने खानदान के हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया। अमल हैरत से कभी अपनी माँ को देखती तो कभी उन रोते हुए अजनबी लोगों को। वाया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे इतने साल जो दर्द अपने सीने में दफन कर रखा था, वो आंसू बनकर बहने लगा। उसने शाहिस्ता बेगम को सहारा देकर उठाया। उसने उन्हें माफ तो नहीं किया, मगर उसने उनकी माफी को ठुकराया भी नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, मगर अपनी पोती की खातिर हम सबको आगे बढ़ना होगा। यह चंद अल्फाज किसी मौत से कम ना थे। उसने उन लोगों को एक मौका दिया था जिन्होंने इसे बेसहारा मरने के लिए छोड़ दिया था। जवार अपनी जगह पर खड़ा
अपनी आंखों में वानिया के लिए बेपनाह इज्जत, एहतराम और गहरी मोहब्बत का एक समंदर लिए उसे देख रहा था। उसकी वाया वाकई बहुत मजबूत और एक अजीम औरत थी। एक दिन इसी लम्हे उसने फैसला किया कि वह अपनी बाकी मानदा जिंदगी उसी औरत के कदमों में गुजार देगा जिसने उसे मोहब्बत और माफ़ी का असल मतलब सिखाया था। लाहौर से वापसी का सफ़र कराची के सफ़र से बहुत मुख्तलिफ था। गाड़ी में खामोशी तो अब भी थी, मगर वो यह बोझल और अजनबी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक पुरस्कून और एक दूसरे को समझने वाली खामोशी थी। वालिया के एक कदम ने उनके दरमियान की हर दीवार को गिरा दिया था। जवार कनखियों से देखता और सोचता कि वह कितना खुशकिस्मत है कि यह औरत उसकी जिंदगी में वापस आ गई। सिकंदर शाह की हालत अब पहले से बेहतर थी। शायद अपनी बहू और पोती को देखकर उन्हें जीने की एक उम्मीद मिल गई थी। कराची वापस आकर उनकी जिंदगी में एक नए और खूबसूरत दौर में दाखिल हुई थी। अब वह सिर्फ अमल के वालिदैन नहीं थे, बल्कि दो ऐसे साथी थे जो एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। उनके दरमियान अब कोई शर्तें या दीवारें नहीं थीं। एक रात जब अमल अपने कमरे में सो चुकी थी, जवार हिम्मत करके वाया के कमरे के दरवाजे पर गया। उसने दस्तक दी। वानिया ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक किताब थी। जवार को देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जवार ने नरमी से पूछा। वानिया ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। कमरे में एक अजीब सा सुकून और इंतजार की कैफियत थी। वानिया जवार ने बलिखिर बात शुरू की। उसकी आवाज में एक लाजिश थी। मैं यहाँ अमल के बाप की हैसियत से नहीं, बल्कि सिर्फ जवार शाह बनकर आया हूँ। वो जवार जो अपनी बीवी से बेइंतहा, बेपनाह और बेगज मोहब्बत करता है। वाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका दिल जोर से धड़का। यह मोहब्बत किसी एहसास, जुर्म या पछतावे का नतीजा नहीं है। जवार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। इन चंद महीनों में मैंने तुम्हें हर रोज नए सिरे से जाना है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी खुददारी, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा माफ कर देने वाला दिल। मैं हर रोज, हर लम्हा तुम्हारी मोहब्बत में पहले से ज्यादा गिरफ्तार हुआ हूँ। तुम वो औरत हो जिसको मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद को इस काबिल ही नहीं समझता था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानता हूँ कि मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि शायद उनकी माफ़ी मुमकिन नहीं है, मगर क्या तुम मुझे एक हकीकी मौका दे सकती हो? एक शौहर बनने का मौका। एक ऐसा शौहर जो तुम पर अपनी जान नछावर कर दे। मैं वादा करता हूँ वालिया, मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे और अमल के नाम करता हूँ। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे कबूल किया। वालिया की आंखें भी आंसू से भी गई थी। उसने वह सारी अयतें, वो सारी तन्हाइयाँ, वो सारे दुख एक लम्हे में भुला दिए। उसने जवार की आंखों में सच्चाई और मोहब्बत का वो समंदर देखा जिसके आगे हर दर्द छोटा था। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर उसकी लड़ती हुई आवाज कमरे में गूंजी। आपने मुझसे मेरी मासूमियत छीनी थी सवार, मगर शायद इसी वजह से मैं वो औरत बन सकी जो आज आपके सामने खड़ी है। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था, शायद खुद को यह बताने से डरती थी। उसने अपने हाथ जवार के हाथों में मजबूती से थाम लिए। आइए इस रिश्ते को एक नई और सच्ची शुरुआत देते हैं, अपनी बेटी के लिए और इससे बढ़कर अपने लिए। जवार को लगा जैसे उसे कायनात की हर खुशी मिल गई हो। उसने आगे बढ़कर वानिया को अपने सीने से लगा लिया। आज 3 साल के तवील, दर्दनाक और अजियत भरे सफर के बाद उनका रिश्ता अपनी हकीकी मंजिल पर पहुंचा था। यह इंतकाम से शुरू होने वाले इश्क की कहानी थी जो बलिखिर, मुआफी, एहतराम और सच्ची मोहब्बत पर खत्म हुई। वक्त गुजरता गया और दोनों के दिल नरम होते गए। एक शाम कराची के साहिल पर सूरज अपनी सुरह किरणें बिखेरता हुआ समंदर में डूब रहा था। जवार और वानिया हाथ में हाथ डाले रेत पर चल रहे थे और बेटी अमल को लहरों के साथ खेलते हुए देख रहे थे। अमल खिलखिलाकर हंसती और बाबा मामा देखो कहकर उन्हें पुकारती। जवान ने रुककर वहानियों को देखा। कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि तुम और अमल सच में मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मुझे लगता है जैसे यह कोई बहुत खूबसूरत ख्वाब है जो मैं देख रहा हूँ। वाया ने मुस्कुराकर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। यह ख्वाब नहीं, हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे हमने मिलकर बनाया है। जवार ने गुरूब होते सूरज को देखते हुए सोचा कि इंसान अपनी जहालत और अना में अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को कैसे ठोकर मार देता है। लेकिन अगर नीयत साफ हो और तौबा सच्ची हो तो खुदा उसे एक दूसरा मौका जरूर देता है। एक मौका अपनी गलतियों को सुधारने का और अपनी बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा समेटने का
और वह इस दूसरे मौके के हर लम्हे को अपनी रूह में बसाकर हमेशा शुक्रगुजार रहेगा।